अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत टस से मस न हुई, बल्कि इस मामले को मजीद उलझाने के लिए मामला एक बार फिर वफाकी काबीना और पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया गया है। खजाना खाली होने के हुकूमती दावों की कलई भी बुरी तरह से खुल चुकी है और साफ जाहिर है कि हुकूमत इलेक्शन अखराजात के मामले को अपनी अना का मसला बनाकर अदालत उज़्मा से महाज आराई पर उतर आई है। मुआशी बहरान के बावजूद हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों के लिए 129 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इस बार वजारत मनसूबाबंदी ने रवा साल के तरक्याती बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 50 अरब रुपए जायद जारी किए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नई रिहाइशगाह की तामीर के लिए भी 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में जून 2020 में इलेक्शन कमिश्नर की नई सरकारी रिहाइशगाह की तामीर का मंसूबा मौखर कर दिया था। हुकूमत एक तरफ तो मुआशी बहरान को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ यही हुकूमत दीगर गैर मुल्की दौरों से लेकर तरक्याती मंसूबों पर धड़ल्ले से पैसा खर्च कर रही है। इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत पीडीएम हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा रही है, लेकिन हुकूमती रहनुमाओं ने अब धमकी आमेज रवैया इख्तियार कर लिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट बैंक के जो अफसरान पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम अदा करेंगे, उन पैसों की रिकवरी उन्हीं से की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अफसरान सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी ही करते रह जाएं। राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला चीफ जस्टिस को खुली धमकियां देने पर उतर आए हैं। राना सनाउल्लाह के मुंतखब इदारे के मातहत इदारे चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल 14 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना इलेक्शन अखराजात फंड्स की अमल दरामद रिपोर्ट 18 अप्रैल यानी कल तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के पाबंद है। लेकिन साफ जाहिर है कि हुकूमत स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन जैसे अहम इदारों पर भी दबाव डालकर और डराकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मदुली पर मजबूर कर रही है। अब देखना यह है कि क्या यह मामला तौहीन अदालत की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली पर ख़त्म होता है या फिर हालात कोई नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ और पीडीएम में एक बार फिर एक नई अदालती जंग भी शुरू होने वाली है। तफसीलात के मुताबिक 22 अप्रैल को पंजाब की निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी, इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। एक तरफ बहरान बढ़ता जा रहा है और सियासी फजा में तलखी बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की भी बातें की जा रही हैं। आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर जमात इस्लामी की मेज़बानी में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ईद उल फितर के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया गया है। एपीसी में शिरकत के लिए इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मदऊ किया जा सकता है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो इंतहाई मोतबर तरीन शख्सियत, माहिर आईन कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर माहिर आईन कानून शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि कल 18 अप्रैल को रिपोर्ट जमा होगी और ये दूसरी मुद्दत है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सटेंड की गई, बल्कि इसको तीसरी मुद्दत भी कहा जा सकता है। एक तो पहला फैसला आया, फिर एक मुद्दत दी गई और फिर ये तीसरी मुद्दत आ रही है सामने। आज तक के फैसले के मुताबिक तो अमल दरामद नहीं हुआ, कल क्या आप मुतवक्के कर सकते हैं? वो तो सब डिपेंड करेगा जी कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट के मंदरजात क्या हैं, उसके पीछे क्या एम्पिरिकल एविडेंस यानी उसके पीछे सपोर्ट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो कुछ भी वो कह रहे हैं, उनके पास क्या आज़ाद शुमार हैं और किस तरीके से वो अपने केस को प्रेजेंट करेंगे। उससे पहले कुछ कहना मेरे ख्याल है करीने क्यास होगा। ये ज़रूर है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन की बात नहीं है और शायद ये भी नहीं है कि ये मुआशी बहरान की बात है। बात तो ये है कि क्या एक ही काम के लिए आप 2 दफ़ा पैसे खर्च करना चाहेंगे और क्या हमारे पास ये हम इस चीज़ के मुतहम्मल हो सकते हैं कि क्या
फ्रेगमेंटेड इलेक्शंस हो, ऐसे इलेक्शंस हो जाएं जिसके ऊपर लोगों की शायद एतबार ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए वेयर एक रिकरिंग चीज आ जाए कि पहले सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हुआ करेंगे और उसके बाद नेशनल असेंबलीज के इलेक्शन हुआ करेंगे और इस तरह की ये डिस्पैरिटी से आ जाएगी। एक यूनिक सी सिचुएशन है, हमारे मुल्क में कभी इस तरह की सिचुएशन आई नहीं। आई नहीं। अच्छा इसलिए मेरा अशरफ ख्याल साहब, है यही जो आपने इसके ऊपर हमें कुछ काम करना चाहिए। सही, यही जो आपने फरमाया सर कि लॉजिकली रैशनली हर तरह से इंतखाबात तो एक ही दिन होने चाहिए, लेकिन आइन में ही गुंजाइश मौजूद है कि असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, चीफ मिनिस्टर कभी भी तोड़ सकता है। अगर वो वस्त मुद्दत में तोड़ दे तो 2.5 साल बाकी होंगे, पर 2.5 साल ऐवान कैसे खाली रखा जाए? 3 महीने से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पास हक नुमाइंदगी नहीं है, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो मजीद 6 महीने के लिए ऐवान नहीं होगा। तो ये भी तो कोई दानिश में आने वाली बात नहीं ना कि 9 महीने तक एक मुंतखब ऐवान ही मौजूद ना हो। बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी कि असेंबलियां तोड़ी जानी हैं, असेंबली तोड़ी जानी चाहिए, नहीं तोड़ी जानी चाहिए, तो मैंने बारहा ये बात पब्लिकली की। मैं मुल्क में नहीं था, बाहर से भी जब कभी किसी ने मुझसे ये बात पूछी तो मैंने कहा प्लीज ध्यान में रखें कि इसके क्या मज़मूरात होंगे। और मैंने उस वक्त भी ये पॉइंट आउट किया था कि ये एक अजीब सी सिचुएशन होगी जो शायद अच्छी नहीं होगी, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि आप जिस असेंबली को तोड़ना चाह रहे हैं उसमें आपकी मेजॉरिटी है। अगर तो वहां पे कोई सिचुएशन ऐसी हो ना कि वहां पे एक आध वोट का फर्क हो, 2 वोटों का फर्क हो और एक फ्रेजाइल किस्म की गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट जो थी केपीके की भी और पंजाब की, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स थी और कोर्ट ऑर्डर के तहत कम अज कम पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो वापस आई थी और वहां पे भी डिफेक्शन वगैरह के कोई मामला थे ही नहीं। सो ऐसी कोई चीज नहीं थी जहाँ पे इलेक्ट्रेट के पास जाने की जरूरत पड़ती, जहाँ आप चाहते हैं कि आप एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लेके दोबारा असेंबली में आए। तो वो मुहर्रिकात जो थे वो शायद लेस्ड विद बैट्स थे और ये सब चीजें पहले से सोचनी चाहिए थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या मुनासिब होगा कि सूबे का इंतजाम जो है वो गैर मुंतखब लोगों को दे दिया जाए सही। और उसके क्या इफेक्ट्स होंगे बाकी सूबों के ऊपर। याद रखिए जब आप आइन को पढ़ते हैं तो एक शिक को आप इन आइसोलेशन नहीं पढ़ते, आप आइन को एज ए डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपने न सिर्फ आइन को एज ए डॉक्यूमेंट पढ़ना है बट जो मुज़मरात हैं, जो उसका फॉल आउट है, जो उसकी इफेक्ट्स हैं, उसको भी मद्देनजर रखना है व्हाइल इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही। शुएब साहब, 3 बड़े वकला ने, ख्वाजा साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने और एतजाज़ हसन साहब ने एक ज्यूरिस्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, जिसमें 50 के करीब ज्यूरिस्ट को बुलाया गया। उसके मुकाबले पे आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना एक वकला का कन्वेंशन या इजलास बुला लिया, जिसमें उनके बकौल 10 बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल मौजूद थीं और उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया है वो मौक़िफ़ सरीहन हुकूमत वाला ही मौक़िफ़ है, यानी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और उसमें सियासी गुफ्तगू भी नज़र आई, यानी एक जमात कैसे इंतखाबात मांग सकती है, जबकि जो 50 ज्यूरिस्ट वहाँ इकट्ठे हुए लाहौर में, उनका मौक़िफ़ वो है कि इंतखाबात होने चाहिए, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। अब आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहे हैं वकील के आपस में ना लड़ें, आप तो आपस में ही आप में इत्तफाक नहीं और आप आपस में अलग रास्ते इख्तियार कर चुके हैं। देखें अमीर अब्बास साहब, पहली बात तो यह है कि हम ये समझते हैं कि इन सब बातों का जवाब आइन में मौजूद है। मुझे ये बता दें, हम सियासी पहलू को फॉर द टाइम बीइंग साइड पे रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ इन्होंने रिव्यू अपील कोई चीज़ फाइल नहीं की। आर्टिकल 190 और 189 पाबंद करता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे, जुडिशल इदारे पाबंद हो गए टू सपोर्ट द जजमेंट एंड टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे अमल दरामद करने के लिए डिफरेंट आर्डर्स पास करने शुरू कर दिए हैं और उसी के अंदर लिखा था कि हम इसको 10 तारीख तक आप फंड्स दें और उसके बाद जो डिफरेंट आर्डर्स होंगे हम वो भी पास करेंगे। और 11 को दूसरा आर्डर पास किया, 14 को तीसरा आर्डर पास किया। तो आप मुझे बता दें कि आइन इस बात की इजाज़त देता है, आइन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा क्या है, मैं उसके मुख्तसर में आता हूँ। ये जो सेकंड फैसला आया है, पहला फैसला तो इम्प्लीमेंट हो गया था 1 मार्च वाला,
सेकंड फैसले में 3 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए थे। आई वाज देयर। नंबर 1 कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि अपनी मर्जी से डेट दे या प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज कर दे। सबने माना, इंक्लूडिंग द एडवोकेट्स अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, के जनाब नहीं है अख्तियार उसको। तो उसका आर्डर कलअदम करार हुआ, सेटिसाइड हुआ। दूसरा एक एस्पेक्ट आया, क्या आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराने की कंपल्शन है। सबने मुतफिका तौर पर कहा हाँ जी है। तो उसके बाद वो फैसला भी आया। तीसरी सिर्फ रीजन आई थी कि क्या खजाने के पास बिल्कुल फंड्स नहीं है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते, या नीयत नहीं है। दूसरा सवाल था कि नफरी आपके पास है या आप देना नहीं चाहते हैं। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को जब बुलाया, 4 सवाल किए, दो सवाल दोनों से, और दोनों के पास कोई जवाब कोर्ट के सामने नहीं था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को यह फैसला कर दिया। पहला तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फर्ज करो कि पहले साल ही किसी को एतमाद का वोट नहीं ले सकती कोई भी असेंबली, हाँ वो प्रोविंशियल हो हाँ वो नेशनल हो, तो वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, वो किसी को भी मेजॉरिटी का एतमाद का वोट ना हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? वो हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि इमीडिएटली वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। गवर्नर करे या उसको डिसॉल्व करे आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उसको क्या आप 4 साल के लिए या 4.5 साल के लिए आप उसको पेंडिंग रखेंगे कि ताकि बाकी असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, हम उसको इलेक्शन ना कराएं? देखें, आपका सब्सटेंटिव पार्ट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A में, उसमें कहा गया है कि तमाम अमूर ममलिकत थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स अंजाम पाएंगे। तो अमूर ममलिकत तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स वाली बात ही खत्म हो गई। और जिस आइन की प्रोविजन में ये केयरटेकर सेटअप की बात है, उसी के अंदर 2 प्रोविजन है, 1 और 2। पहली प्रोविजन ये कहती है कि आप इंतखाबात की तारीख देंगे। दूसरी प्रोविजन कहती है फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप उसके लिए इंटरिम सेटअप बनाएंगे। क्या आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए 9 महीने के लिए, अगर आप 10 महीने के लिए इंटरिम सेटअप रख सकते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर 2 इयर्स, व्हाई नॉट फॉर 5 इयर्स, व्हाई नॉट फॉर 11 इयर्स? तो इसकी तो कोई ना मिसाल है ना इसका कोई पॉसिबिलिटी है। और जहां तक आपने सवाल दूसरा सवाल किया है हमारी लीगल फर्टिलिटी का, आज से 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की तरफ से वहां ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ, जहां 96 बार काउंसिल्स एंड बार एसोसिएशन के नुमाइंदे आए और उन्होंने मुत्तफिका करारदाद पास की। और ये जो जुरिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आई वाज आल्सो इनवाइटेड, मेरे लिए ऑनर की बात है। ये ख्वाजा अहमद तारिक रहीम हो या लतीफ खोसा हो या एतजाज हसन साहब हो, ये पीटीआई के नहीं हैं, इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ सामने आया है वो नॉट फॉर सर्टेन पार्टी और नॉट फॉर सर्टेन पर्सन। उनका एक मौक़िफ़ आया है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। इस वक्त आइन की पासदारी, आइन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, उसके साथ हम खड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खड़े हुए हैं जो आइन के साथ खड़ी है। लेकिन हम हर उस शख्स के साथ नहीं खड़े होंगे हूसोएवर में भी जो आइन की पामाली पे यकीन रखता है या आइन की पामाली करेगा। और इस वक्त जो कंडक्ट है, मैं अशरफ साहब के पास मैं यही सवाल लेके जाता हूँ। अशरफ साहब, 14 जनवरी 2023 को इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत ने असम्बलियाँ तोड़ दी, वज़ीर आला परवेज़ लाई थी। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला मई 2022 में कर देते या जून 2022 में असम्बलियाँ तोड़ देते, तो फिर हम क्या करते सर? फिर हम यानी तकरीबन 1.5-2 साल तक इस ऐवान को निगरान हुकूमत के मातहत चलाते या इंतखाबात की तरफ जाते? क्या होना चाहिए था सर? हरगिज़ नहीं, ये बात ना किसी के जहन में है ना कोई सोच है। अगर ये कहा जा रहा है कि जी ये इसकी वजह से 2 साल पहले अगर हो जाती तो क्या सिचुएशन होती, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि ये एक यूनिक सिचुएशन है जहाँ पे 2 असेंबलियों को तोड़ा गया, और तोड़ा गया नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स बट ऑन द एडवाइस ऑफ द चेयरमैन ऑफ देयर पार्टी। सो वहाँ पे भी एक चीज़ ऐसी आ गई जहाँ पे जो मोटिव है, मोटिव क्या था? मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने का। मोटिव इलेक्शंस का नहीं था। अगर इलेक्शंस का मोटिव होता तो फिर तो नजर आता ना कि वहाँ पे कोई थिन मेजॉरिटी है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। जिस सूबे में आपकी मेजॉरिटी है उसकी आप अगर असेंबली को तोड़ रहे हैं
तो ना तो वो करीने ना लॉजिकल है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना वो प्रॉपर तरीके से उसको वेल थॉट आउट प्रोसेस के जरिए है। तो फिर मुझे बताइए आप, मैं ये सवाल पुट करता हूँ कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर को हक हासिल है कि असेंबली को तोड़ दे। क्या असेंबली को वो हर 6 महीने बाद तोड़ देगा क्योंकि उसको हक हासिल है? नहीं, तमाशा तो नहीं बनाना ना सही है। कि आपके पास एक हक हासिल है तो आप उसको इसलिए तोड़ें बिकॉज आपका दिल चाह रहा है, आपका ख्याल ये है कि आप असेंबली तोड़ेंगे तो फिर दूसरा कोई सूबा जो है वो आपकी तकलीफ कर देगा या पूरे मुल्क में इंतखाबात शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये इसको इसीलिए इट हैज टू बी अ वेल थॉट आउट प्रोसेस। आइन ने कभी भी ये तो शायद बिल्कुल शायद भी किसी ने नहीं था कि इसको आप एक खेल बना दें। जिस तरह कि मुझे ये बात पसंद नहीं है इसलिए मैं इस घर को तोड़ रहा हूँ ताकि इसको नए तरीके से बनाया जाए, इस हाउस को तोड़ रहे हूँ क्योंकि इसकी नई सिरे से तश्कील की जाए। सो ये सब चीज़ों को देखना है और अदालत को भी ये देखना है लेकिन अशरफ कि साहब, हमें हमें मामलात हमें क्या कुछ है। ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में, जैसे जापान है, हर 1.25 साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे हैं, और इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है। अभी बरतानिया में इसी कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में नियर पास्ट में 6 साल में 5 वज़ीर आज़म तब्दील हो गए। तो वो वज़ीर आज़म जो तब्दील हुए वो जनरल इलेक्शंस के सिलसिले में नहीं थे, उसमें 2 वो इलेक्शंस उनकी भी हुए। अपनी पार्टी के अंदर, ठीक है ना, वहां पे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला बन रहा था और उन्होंने असेंबली इसलिए नहीं तोड़ दी क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सक रहे थे बोरिस जॉनसन। तो ये हमारे पास सामने मौजूद है चीजें, आप इन्हें सही नहीं बताया। और इलेक्शंस का कराना जो है बिल्कुल, लेकिन कहाँ पे, नॉट ऑन विम्स, वहां पे जहाँ पे आप मेजोरिटी लूज कर रहे हैं कोलिशन के साथ, आप मेजोरिटी लूज कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, और खतरा ये है कि ये गवर्नमेंट आगे चल नहीं सकेगी। आप इसलिए फ्रेश मैंडेट लेते हैं, या फ्रेश मैंडेट लेने का तुक मुझे आप बता दीजिए, आपको NWFP KPK में और पंजाब में फ्रेश मैंडेट लेने की कोई जरूरत थी? नहीं, आप तो वहां पे मेजोरिटी में है, और वो थिन मेजोरिटी नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखनी पड़ेंगी। सही। और दूसरी अच्छा, बात ये आपका जो वेरी कंसर्न है, इंपॉर्टेंट, आपका जो कंसर्न है अशरफ साहब, वो बिल्कुल बजा है कि ये ना हो ना कि चीफ मिनिस्टर पर खेलना शुरू कर दें हर 6 महीने के बाद असम्बलियां तोड़ने का। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है सर कि आइन के अंदर किसी भी चीफ एग्जेक्टिव, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, किसी भी चीफ एग्जेक्टिव के ऊपर असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार है उसका प्रोगेटिव है, और वो कंडीशनल नहीं है। हाँ, या तो आइन में कंडीशन लगा दी जाए, सो एंड सो एंड सो रीजन की वजह से तोड़ी जा सकती है, वरना नहीं। अभी तक चूंकि है नहीं तो उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए तो देखना पड़ेगा ना व्हाट इज द स्पिरिट, देखना पड़ेगा कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या इसमें अगर नहीं लिखा हुआ, क्या आपको रीजंस देना पड़ेंगे? हाँ। तो क्या रीजंस देखे नहीं जा सकते? एक चीफ मिनिस्टर जो है, सपोजिंग, आई होप डजंट हैपन, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने औसान खो बैठता है और वो ये काम कर देता है, तो क्या वो प्रॉपर होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका इख्तियार है? मुझे एक जजमेंट का ख्याल आ रहा है, और शायद जी जी। शाहीन साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, मेरे से ज़्यादा आइन को समझते हैं। मैं तो अपने आप को आइन का तालिब इल्म समझता हूँ, माहिर नहीं समझता। वो जजमेंट जो है वो ये कहती है कि अगर किसी चीज़ का इख्तियार आपको दे दिया गया तो आप उसका इख्तियार इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो एक्सेसिव, तो वो इलीगल है। वो तो इख्तियार है, लेकिन अगर आपको एक्सेसिवली या फॉर विम्स करेंगे तो वो गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। राइट। अच्छा, मैं यहीं पे कुछ ऐसी आप दोनों की सिचुएशन राय नजर आती निगरान है। हुकूमत के हवाले से भी हासिल करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहरहाल अब एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। तो शोएब शाहिद साहब, अगर 22 तारीख के बाद तहरीक इंसाफ इस कज़िए को उठाती है और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि चूँकि 3 महीने के लिए थी निगरान हुकूमत, 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं, मज़ीद 6 महीने तक निगरान हुकूमत का क़याम का क्या आईनी जवाज़ है, तो अगर ये केस उठाया जाता है तो इसमें कोई वज़न होगा?
देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब अगर फर्ज करो ये 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, फर्ज करो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होती और इम्प्लीमेंट नहीं होती और हमारे पास या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको कंटिन्यू करती है इंटरम सेटअप, तो वो तो आइन का तकाजा नहीं है। आइन तो उसको नलीफाई करता है इस एक्ट को कि आप इंटरम सेटअप के जरिए उनको बिठा दें, किसी को भी और बिठा करके आप कंटिन्यू करें। तो उसके लिए तो फिर उसका तरीकाकार ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट दो किस्म की इस पे इंटरफेरेंस कर सकती है। एक तो ये है कि जो बज़ाहिर लगता है कि जिस बात का इम्कान है कि अगर 14 मई को हो जाते हैं तो ये एक महीना जो इजाफी है उसको एग्जेम्प्ट कर दे कि ठीक है जी ये कंटिन्यू करें टिल देन। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते या आगे जाते हैं तो फिर अगला एस्पेक्ट ये हो सकता है कि स्पीकर को कह दिया जाए कि जी आप एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे डे टू डे अफेयर्स लेकिन आइन के यहाँ एक मुताबिक। ज़िमनी सवाल शुएब साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत 30 अप्रैल को भी इलेक्शन करवाने में नाकाम हो जाती है, 14 मई को भी इलेक्शन करवाने में नाकाम हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ दे इस कजिए को, वो कहते हैं कि ये मुल्क संभाले जैसे आपने कहना है, फिर 8 अक्टूबर को करवाएं या 8 दिसंबर को करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ही पीछे हट जाए फिर। देखिए सर फिर तो आपकी बात 100% दुरुस्त है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रेस्टीज और इंटेग्रिटी का भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी आम आदमी का फैसला करे और उसको तो 1 घंटे में अमल दरामद करवाए, तो और ताकतवर तबके और हल्के और एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की ये जमातें हैं और ये नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट को और आइन को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, इस आइन को फिर मुअत्तल कर देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों, तमाम अदालतें खत्म हो जानी चाहिए। वो लिख दें कि माइट इज राइट का प्रिंसिपल होगा, जिसका चाहेंगे दिल करेगा वो सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदालत का हुक्म मानेगा, जिसका नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। तो फिर तो देखिए ना, अदालत की जो बका है, अदालत की प्रेस्टीज है और उसके ऊपर ट्रस्ट है, वो तो तभी है ना कि जब आप उसके फैसलों पे अमल दरामद करें। अगर वो फैसले अमल दरामद ही नहीं करने, तो फिर मेरा ख्याल है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, तमाम अदालतों को बंद करना पड़ेगा। फिर तमाम अदालतों को ताला लगाना पड़ेगा और उसकी कोई फिर जरूरत भी नहीं रहेगी। फिर जो ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज का इलेक्शन कराऊंगा, नहीं कराया 11 साल, एक बीच में सही। लूला लंगड़ा सा गैर जमाती करा दिया, उसमें और आज के इश्यूज में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि पीडीएम जमातों को सूट नहीं करता इलेक्शन। देखें एक इसका सियासी पहलू भी है। इश्ताक साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जो इन्होंने कहा है कि देखें इसका सियासी पहलू आप देख लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम में बैठी हुई हैं, इत्तेहादी जमातें, इन्होंने कहा कि अगर आपने अगर जनरल असेंबली का इलेक्शन लेना है तो आप दोनों असेंबलियों का इलेक्शन आप उनको डिसॉल्व कर दें असेंबलियों को। और वो असेंबलियां एक सूबे के गवर्नर ने डिसॉल्व खुद कर दी, यानी उस एडवाइस पे अमल कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। और आइन उसमें कोई रीजनिंग नहीं देता। आइन सिर्फ एक कंडीशन लगाता है, वो कंडीशन है अदम एतमाद की। अगर एतमाद की पटिशन वो आ जाए रेजोल्यूशन, तो पहले उसका फैसला होगा। और अदम एतमाद का इन्होंने की, वहां फैसला उसका हो गया, परवेज इलाही ने उसको नलीफाई किया। फिर एतमाद के वोट का कहा, वो भी एतमाद का वोट उसने ले लिया। उसके बाद तो लोगों ने एतमाद का वोट दिया इसलिए कि ताकि जाकर आप डिसॉल्व करें, क्योंकि उसने तो पहले ना उसका रखा था। ठीक है, मैं अशरफ साहब से इसी निगरान हुकूमत के ऊपर, अशरफ साहब हमारे लिए तो आप बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं सर, निगरान हुकूमत पे फरमाएं, आपकी क्या राय है कि कितने महीने तक चल सकती है? कोई इसकी लिमिट होनी चाहिए, लिमिट है, या फॉर इनडेफिनेट पीरियड भी चलाई जा सकती है? जब आप देखते हैं इलेक्शंस की वरीना मुन्नत, और वो है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए, तो आइन का मंशा, कानून का मंशा यही है कि 90 डेज में सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर वो 90 दिन में नहीं हो सकता और आपने देख लिया कि वो 90 दिन गुजर चुके, तो फिर वैक्यूम तो नहीं आएगा ना। वैक्यूम आना भी नहीं चाहिए। और मंशा क्या है कि जब सारा कुछ होगा तो जो केयर टेकर्स हैं वो आप आगे लेके चलेंगे। याद रखिए, गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के बगैर नहीं चलता है। उसको आप गवर्नर राज कह लें, उसको आप केयर टेकर्स वाली बात कह लें, आप कुछ और कह लें, बट देयर हैज टू बी अ गवर्नमेंट। सही, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोई कॉन्सेप्ट होगा पर सर? अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, तो केयर टेकर्स क्या हैं? वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही हैं। सही है। So one can't be the substitute of the other. सब्स्टिट्यूट एक ही है और वो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमें सबको मिलके बैठ के जिस जगह पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जहाँ मशवरा दे सकते हैं, शब शाहीन साहब अपना काम करें और मैं अपना काम करूं, और हम ये इस बात को सब मिलके करें
कि ये सियासी सवाल है और सियासी सवाल अदालतों के पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास इसके जवाब नहीं होते। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और अगर हुकूम अदूली हो रही है तो आप अपने जिम्मे इलेक्शन कमीशन का काम नहीं लेंगे। हुकूम अदूली के लिए आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दीजिए। अब ये तो नहीं था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जब इनकार कर दिया चिट्ठी लिखने से, तो कोर्ट ने तो चिट्ठी नहीं लिख दी थी, कोर्ट ने सजा दे दी थी। ये होते हैं तरीके। एंड याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, ना कोर्ट्स को वाइंड अप करने की जरूरत है, ना कोर्ट्स को बंद करने की जरूरत है। बात है इतनी थी, एक जो हुक्म दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, खुद मनसब से उतर के कराना है, या आपके पास जो कानून के तकाजे हैं उसके मुताबिक करते हुए। मेरा ख्याल है जो आपने सबसे अहम बात की, मैं इसी पे आप दोनों मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। यहाँ हम एक ब्रेक पर जाएंगे। जो अशरफ साहब ने फरमाया कि मिल बैठ के, बहरहाल आइनी मामला अपनी जगह हो सकता है, लेकिन असल में तो ये एक सियासी मामला ही था जहाँ से ये आगाज़ हुआ, यानी असम्बलियों का टूटना और उसके बाद फिर 90 दिन और फिर निगरान हुकूमत और फिर इंतखाबात। तो ये सियासी मामले से मामला आइनी और कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया। सियासी मामले पे सियासी फहम फरासत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि किसी जंगो जदल की। और इसका फ़ैसला बहरहाल पाकिस्तान में जो सरकर्दा सियासी जमातें हैं उनको करना होगा। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मुल्क के सियासी और मुआशी हालात बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन बरसर इक़्तिदार PDM की हुकूमत इक़्तिदार में रहने पर बज़िद है। माजी करीब में महंगाई मुकाव मार्च करने वालों ने खुद इक़्तिदार में आते ही मुल्क के गरीब अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। नतीजा यह है कि हाल ही में नौशहरा में हालात से तंग एक बारिश शहरी ने दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इससे कबल भी सिंध के इलाके मुटियारी में एक शख्स ने महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। वो घरेलू अखराजात और बच्चों की स्कूल फीस अदा नहीं कर सका था। मजीद ये कि गुज़श्ता रोज पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ में मुफ्त आटा लेने के लिए कतार में लगी एक और बुजुर्ग खातून जाँ बहक हो गई। इससे कबल भी मुफ्त आटे के हुसूल में 3 खवातीन अपनी जान गंवा चुकी हैं। 2 दिन कबल भी शक्करगढ़ के मुफ्त आटा सेंटर में एक 70 साला शख्स जाँ बहक हो गया था। वो बुजुर्ग शहरी 14 किलोमीटर दूर से मुफ्त आटा लेने पहुंचा था। आटे का थैला लेकर रश से निकलते हुए बेहोश हुआ और दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। उस पर गजब यह कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद से कबल वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपए से तजावुज करके 282 रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी कुछ दिन कबल ही एक वफाकी वजीर पेट्रोल की मद में अवाम को 100 रुपए तक रिलीफ देने का लॉलीपॉप दे रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों की भरमार से कमाई का जरिया बना लिया है। इस वक्त पेट्रोल की असल कीमत 216 रुपए 74 पैसे है, मगर अवाम को 282 रुपए फी लीटर में पेट्रोल दस्तयाब है। वजह उसकी यह है कि पेट्रोल पर फी लीटर 73 रुपए टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, जिनमें 57 रुपए पेट्रोलियम लेवी, 2 रुपए 26 पैसे किराया और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 6 रुपए फी लीटर है। डीलर्स मार्जिन की मद में भी 7 रुपए फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। यानी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर लेवी की मद में 50 रुपए फी लीटर वसूल कर रही है। यह है मौशी बहरान और दूसरी तरफ है सियासी बहरान। इस सारी सूरत हाल में घिरी हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। मुस्लिम लीग नून से अगर सवाल किया जाए तो वो ये कह सकती है कि हम सिर्फ इक़्तिदार में नहीं है, हमारे साथ और जमातें भी हैं। पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारे साथ और जमातें भी हैं। तो चूँकि एक इत्तेहादी हुकूमत है, मुश्तरका तौर पर सबको जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा सामना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को करना पड़ रहा है। तनकीद आप दोनों को सहना पड़ रही है। आपके साथ जो बाकी 10-11 जमातें हैं वो सामने आने को तैयार नहीं है, मीडिया को फेस करने को तैयार नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जब ये एक साल पहले, लगभग एक साल पहले जब ये रजीम चेंज हुआ, तब भी जिस तरह जरदारी साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में फरमाया कि हमें पता थे कि मुश्किलात हैं और हमें पता था कि मसाइल है, हमें पता था कि इकनॉमिक क्रंच है और आगे ये मज़ीद बढ़ेगा। जो 4 साल के गलत पॉलिसियों का नतीजा, अगर हम ये कहें गलत बयानी करके कि भाई हम 5-6 महीने में ख़त्म कर लें, तो वो हम नहीं ख़त्म कर पाए। और ये मेरे ख़्याल में डे 1 से ये हकीकत टेबल पर आया थी, जिस तरह के जरदारी साहब ने कहा। और इसके लिए एक रास्ता हम लोग यकीन करें कि दिन रात ढूंढ रहे थे और ढूंढ रहे हैं। और ये भी हमें मालूम है कि अगर हम रमज़ान में और इन हालात में, जब पाकिस्तान के ऊपर इतने कंस्ट्रेंट्स है और आवाम के ऊपर वो सारा प्रेशर पड़ा हुआ है, और हम ये 10 रुपये पेट्रोल, तो इसका क्या रद्द अमल आएगा या किस तरह आवाम पे प्रेशर होगा, इसका हमें बिल्कुल एहसास है। लेकिन आप यकीन करें कि मुल्क की इकानमी का जो हाल ये पिछले 4-4.5 साल में इन्होंने किया है, इन साहिबान ने, तो उसका ये नतीजा अब इसका ये नतीजा तो होगा। और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको संभलने में, इसको सुधारने में, इसको एक ट्रैक पे लाने में, देखिए जी, टाइम लगेगा। लेकिन आसमा साहब, आप बजा कह रही हैं कि वक्त लगता है चीज़ों को ठीक करने में। इमरान खान साहब के पास 3.25 साल की हुकूमत थी, वो बहुत नाकाम हुकूमत होगी, उसमें बहुत मुआशी तबाही बर्पा की होगी। लेकिन आपकी हुकूमत को भी तो 1 साल बीत गया है। 3 महीने होते, 6 महीने होते, जवाब हो सकता था। 1 साल में इतने तजर्बाकार जमात इक़्तिदार में है, 1 साल के बाद भी सारा नज़ला इमरान खान पर तो नहीं डाला जा सकता। देखिए, हम क्यों ये वक्त भूल रहे हैं कि जब इमरान खान को पता था कि उसकी गवर्नमेंट में दरारें पड़ रही हैं और उसने हर एक चीज़ पर, पेट्रोल से लेकर मुल्क के हर एक चीज़ पर जो बाहर से बरामद हो रही थी, उसके ऊपर उसने सब्सिडी देना शुरू कर दी। और वो सब्सिडी दी विच वॉज़ नॉट पॉसिबल, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए वो सब्सिडी देना पॉसिबल नहीं था। उस पर बार बार IMF इनके पास आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये एक, वो जिसको बोलते हैं कि बारूदी सुरंगें, ये बिछा के इन्होंने इस कदर उस दिवालिया किया कि जब रिजीम चेंज आया तो सामने जो हालात थे वो तो हम सबको नज़र आ रही है ना। और हम ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, इसमें PDM में 12-13 जमातें शरीक हैं, तो क्या उनको ये नहीं मालूम कि ये इतना इकनॉमिक क्रंच जो आ रहा है, इतना प्रेशर आवाम के ऊपर आ रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और पेट्रोल तो आप छोड़े, खाने पीने की अशिया का जो हालात है, तो क्या ये हमारे समझ में नहीं है कि इसको आवाम को कितनी तकलीफ़ इससे पहुंच रही है। आगे हमें इलेक्शन पे जाना है, और इलेक्शन के अलावा सियासी पार्टियां अगर आती इक़्तिदार में, अगर आपको इलेक्शन में जाना होता तो शायद आप फिक्रमंद होते, लेकिन आप लोगों का तो इरादा लग रहा है कि इलेक्शन में जाना ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाना ही नहीं है, इसीलिए तो इतने सख्त फैसले आप कर रहे हैं कि आपको शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा कि लोगों का सामना कैसे करेंगे। देखिए जी, एक वक्त होता है ना पब्लिसिटी स्टंट का, जब आप सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे जो साबका हुकूमत ने की, और एक होता है कि जब आप ग्राउंड रियलिटी को फेस करें और अपनी सियासत को पीछे रख दें, अपनी पार्टी की सियासत को पीछे रख दें, और वो नुकसान जो हुआ है, वो कैंसर जो इमरान खान ने फैलाया है, उसका इलाज करें। और ये एक्सेप्ट करना कि ग्राउंड पे इतनी ख़राब सिचुएशन है, फिर हुकूमत लेना और फिर उन मसाइल को उनको जोड़ना और उनको उनको फिर ठीक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, आपने ये चैलेंज, आसमा साहब, ये चैलेंज किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा तो नहीं था। हाँ, या तो आप लोग कह दें कि हाँ जनरल बाजवा ने हम पर थोप दिया था, या किसी ने थोपा था, फिर तो ठीक है। ये चैलेंज तो आप लोगों ने खुशदिली से तस्लीम किया, बल्कि आप लोगों ने बाकायदा तौर पे 2 महीने से ज़्यादा एक बड़ी फ्यूटाइल एक्सरसाइज की। आपने इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़ा, आपने कई इजलास किए, आप उनके पास चल के जाते थे, आप उनको खींच के लाते थे, आपने इस पर 2 महीने दिन रात एक किए। यही अरसा था वो गुज़श्ता बरस में। अब तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि, लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी। नंबर 1, रजीम चेंज जब हुआ तो कानून के तहत हुआ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ। पहली दफ़ा एक हुकूमत जो RTS के ऊपर आई थी,
वो भी वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, इलेक्टेड नहीं थी, और इसलिए वो इतनी कमज़ोर थी कि उससे लोग चले गए और ये रजीम चेंज हुआ। और रजीम चेंज के पीछे भी कोई मकसद होगा। मकसद ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़त्म हो रही थी, पाकिस्तान बिल्कुल इसी दोराहे पर खड़ा था। और जो है जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो उनको फ़िक्र तो था, फिक्र तो सियासी रहनुमाओं को भी था, फिक्र तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को भी था कि अगर इस तरह ये चलेगा तो ये मामला किधर पहुंचेगा। लेकिन अगर आसमा साहबा उस तरह नहीं चला तो वरना आप बताएं ना, पीपल पार्टी ने भी बड़ी हुकूमतें की है और नून ने भी बड़ी हुकूमतें की है। अगर हम इसको इसी तरह छोड़ देते तो आप बताएं कि साल बाद इमरान खान का तो क्या हशर होता। देखिए साल के बाद क्या हशर होता, इलेक्शंस हुए थे। देखिए साल के बाद क्या हशर होता, वो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन साल के बाद जो हशर हो गया है, लोकल बॉडीज इमरान खान सारे हारता जा रहा था, बाई इलेक्शंस वो सारे हारता जा रहा था। बिल्कुल ये हम नहीं भूले ये बातें। बिल्कुल उसने कोई बाई इलेक्शन उस वक्त वो नहीं जीत रहा था, कोई लोकल बॉडीज में उसको केपीके में भी सख्त शिकस्त हुई। तो किसने फिर इमरान खान को मकबूल बना दिया ना? वो आपकी बैड गवर्नेंस है, आपके गलत फैसलों ने इमरान खान को मकबूल बनाया। इमरान खान के गलत फैसले हैं जो मुल्क और कौम को तबाही के दायरे पर लेकर जा रहे थे, और उधर हम आए और अपनी सर्विसेज पेश की। ये हमने मद्देनज़र नहीं रखा कि हमारी पार्टियों को नुकसान होगा, ये हमने मद्देनज़र नहीं रखा कि हमारी सियासी वर्करों को नुकसान होगा। हमने सिर्फ एक एजेंडे पे काम किया है और वो है पाकिस्तान। तो अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी रही है उस हुकूमत की, और आपकी नीयत भी ठीक है, आपके बज़ाहिर अमाल भी ठीक हैं, आपका नामा अमाल भी ठीक है, लोग एतमाद भी करते हैं आप पर, तो फिर आप इंतखाबात में चले जाएं और आप सारे 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएं, इमरान खान को सफाया कर दें पाकिस्तानी सियासत से। देखिए इंतखाबात बिल्कुल पाकिस्तान में होंगे, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, लेकिन इंतखाबात तब भी नहीं हो सकते कि किसी ग्रोह के एजेंडे पर, किसी मखसूस लोगों के एजेंडे पर, किसी मखसूस लोगों को खुश करने के एजेंडे पर, किसी को फ़ायदा देने के एजेंडे पर तो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते ना। इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे। अगर आप सिर्फ एक सूबे के इंतखाबात कर रहे हैं, उसके पीछे तो कोई एजेंडा होगा ना। आप ये और सूबे जो है, मैं एक छोटे सूबे को बिलोंग करती हूँ, हम भी तो बात कर रहे हैं कि 10 साल हमारे ऊपर एक सिलेक्टेड हुकूमत बिठा दी, अभी आप फिर पंजाब के इलेक्शंस कर रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह तो है ना। सारा पाकिस्तान किस मसाइल में डूबा हुआ है, और आप यही रट लगा कर बैठे हैं कि जी पंजाब के इलेक्शंस करें। पंजाब के इलेक्शंस इसलिए करें कि पंजाब के ऊपर मरकज़ी हुकूमतें बनती हैं, और इमरान खान को लाने का एक चैनल, एक सेटिंग है। ये तो अब किसी को नहीं मालूम कि पंजाब के इलेक्शंस में अगर रिज़ल्ट एडवर्स आया और इमरान खान के मर्ज़ी के मुताबिक ना आया या उनके फैसिलिटेटर्स के मुताबिक ना आया, तो क्या वो फिर ये इलेक्शन मानेंगे? तो अभी फैसिलिटेटर है इमरान खान के, इसका मतलब आप उस सीन को, कोई तो है जो इतना, सियासी पार्टियों ने तो कभी नहीं बोला कि इलेक्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सारे पाकिस्तान में एक वक्त पर, एक दिन पर इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ताकि अवाम कबूल करे और मुल्क आगे बढ़े। ये एक सूबे का इलेक्शन, और वो सूबा चुना गया है जिसके बलबूते पे मरकज़ी हुकूमतें बनती हैं, और सारे तीनों सूबों को आप नज़रअंदाज कर लें, तो ये प्लानिंग नहीं है, सेलेक्टिवनेस नहीं है, तो ये क्या है? लेकिन सिंध में तो आपकी हुकूमत है, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसे से वाहिद सबसे मकबूल जमात है। अगर आप सिंध में अपनी मकबूलियत के दावे पर अपने फैसले कर सकते हैं, तो पंजाब में अगर इमरान खान समझते हैं वो मकबूल है, तो उन्होंने अपना फैसला किया सियासी, उन्होंने असम्बली तोड़ दी। आपसे तो कोई इक़्तिदार नहीं छीन रहा था ना, उन्होंने अपना इक़्तिदार दिया। लेकिन देखें, सिंध में तो पहले असम्बली टूटी नहीं है, सिंध में तो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, और वही इलेक्शन हुए जो 2018 में हुए। अगर वो इलेक्शन के रिज़ल्ट इमरान खान को कबूल है, तो फिर सिंध के क्यों नहीं कबूल और अगर पीपल पार्टी उधर नंबर ले गई या सीट से या वोट ज़्यादा ले गई, तो ये पीपल पार्टी ने बग़ैर किसी वजह की तो हुकूमत नहीं तोड़ी।
इमरान खान के पास कोई सॉलिड वजह या कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है ये दो सूबे में हुकूमत तोड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा अरबाब आलमगीर साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना है कि इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों को तोड़ने का, लेकिन अब बात तो इससे बहुत आगे बढ़ के इंतखाबात की तारीख और फिर तारीख पर तारीख और फिर सुप्रीम कोर्ट, और अब कल सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में अहम दिन होगा। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी पर। ब्रेक के बाद खुशामदेद। गुज़श्ता रोज़ 16 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कराची में अपने पार्टी दफ्तर में तंजीमी ओहदेदारान से मुलाकात में मशगूल थे कि कुछ सादा लिबास और पुलिस की वर्दी में मलबूस अहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां अली जैदी की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। तफसीलात के मुताबिक अली जैदी पर 17 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम है। अली जैदी के खिलाफ मुकदमा एक शहरी फजल इलाही की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। ताहम हैरत अंगेज बात यह है कि अली जैदी के खिलाफ मज़कूरा मुकदमा शिकायत दर्ज किए जाने के 10 साल बाद थाना इब्राहिम हैदरी में दर्ज किया गया। मुकदमा फ्रॉड और धमकी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। शहरी फजल इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली जैदी ने मुझसे 2013 में 18 करोड़ रुपए लिए, प्लॉट की फाइल दी जिसकी कीमत 16 करोड़ 75 लाख रुपए बताई। अली जैदी ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए 6 माह बाद देने का वादा किया। वक्त मुकर्ररा पर रकम का तकाजा किया तो मुलजिम टाल मटोल करने लगा। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि रकम न मिलने पर मैंने प्लॉट की फाइल बेचना चाही तो वो भी जाली निकली। मुलजिम से रकम के लिए बार बार राब्ता करने पर धमकियां दी गई। आज अली जैदी को जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत वकील अली जैदी का कहना था कि मुद्दई मुकदमा की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। मुद्दई मुकदमा ने 2013 से लेकर अब तक कहीं कोई दरख्वास्त नहीं दी। क्या पुलिस को यह इख्तियार है कि इस तरह के केसेस में मुकदमा दर्ज करे? मुद्दई मुकदमा फजल इलाही ने इतनी बड़ी रकम दी है, कोई गवाह नहीं है। अदालत में बयान देते हुए अली जैदी का कहना था कि मैं इस आदमी से कभी मिला ही नहीं, मैं इस आदमी को जानता ही नहीं, मेरे पास इतनी रकम है ही नहीं। FBI से मेरा रिकॉर्ड चेक किया जाए। जिस दिन का वाकया बताया जा रहा है मैं उस दिन मुल्क में मौजूद ही नहीं था। यह बिल्कुल बोगस FIR है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मुद्दई मुकदमा की उम्र 2013 में 22 साल बनती है। अली जैदी की जानिब से पासपोर्ट भी अदालत में पेश कर दिया गया। अली जैदी का कहना था कि मैंने अगर कोई रकम ली है तो कोई रिकॉर्ड तो होगा। मुद्दई मुकदमा के खिलाफ जालसाजी का केस होना चाहिए। मुद्दई मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। मुझे कल पेश होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। पुलिस ने कानून के मुताबिक 24 घंटों में पेश नहीं किया। अदालत ने फ्रॉड केस में अली जैदी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में है और ये 13 जमाती इत्तेहाद जो हुकूमत में है, सियासी इंतकाम के दर्जनों नहीं सैकड़ों मुकदमात सामने आ चुके हैं, जिसमें गद्दारी से लेकर बगावत से लेकर दहशत गर्दी तक के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस नौयत का मुकदमा भी बड़ा दिलचस्प मुकदमा है। 10 साल पुराना मुकदमा एक ही रोज़ में दर्ज होता है, एक ही रोज़ में गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे मुकदमात अदालतों और पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं, जहाँ लोगों के दरमियान दीवानी यानी सिविल नौयत के मुकदमात, लेन देन के मुकदमात या पैसों की अदायगी के मुकदमात के तहत केसेस पहुँचते हैं, लेकिन ना तो मुकदमात दर्ज होते हैं और ना ही बर वक्त चंद घंटों में यूं गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। ये सारा केस मुश्तबा दिखाई दे रहा है। बहरहाल मामला अदालत में है, देखते हैं अली जैदी इसमें किस हद तक कसूरवार करार दिए जाते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा।